सो स्टूडेंट्स टुडे विल नो अबाउट द सब्सिडियरी अलायंस। सो इससे पहले पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, वो कैसे उसके अंडर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो ब्रिटिशर्स थे वो कैसे दूसरे के जो किंगडम थे उसको अपने अंडर लेते थे। अगर उसका कोई उसको कोई हायर करने वाला ना हो, अगर कोई रूलर का कोई अपना किनशिप कोई सगा बेटा ना हो, तो कैसे वो उनके किंगडम्स को उनके मरने के बाद अपने पार्ट में ले लेते थे। Another is subsidiary alliance. The doctrine of subsidiary alliance was introduced by Marcus Wellesley, British Governor General India from 1798 to 1805. क्या था इसमें? Early in his governorship, Wellesley adopted a policy of non-intervention in the princely states. Princely states मतलब वो स्टेट जिसको राजा महाराजा रूल करते थे. But he later adopted the policy of forming subsidiary alliance. This policy was to play a major role in British एक्सपेंशन इन इंडिया। सो इन्हीं के थ्रू ब्रिटिश एक्सपेंशन स्टार्ट होने लगा। धीरे धीरे एक नया तरीके से इन्होंने अपना एक तरीका अपनाया था, जिससे ये प्रिंसली स्टेट्स जिसमें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा फोर्ट्स होते थे, ज़मीनें होती थी, वो सारी चीज़ें अपने में लेने के लिए इन्होंने नया नया तरीका अपनाया, जिसमें से एक था सब्सिडियरी अलायंस। What are the main principles of subsidiary alliance? An Indian ruler entering into a subsidiary alliance with the British had to accept British forces within his territory and also agree to pay for their maintenance. पहला पॉइंट कि इंडियन रूलर जो भी है वो सब्सिडियरी अलायंस, अच्छा ये ऑप्शन देते थे कि या तो हम आपको डिफीट कर दें मार पीट के, और या तो हमारे हमारे से वो टाई अप कर लो। तो जो भी लोग जिनके पास अच्छी खासी फोर्स नहीं होती थी वो क्या करते थे, वो ब्रिटिशर्स से टाई अप कर लेते थे, मिल जाते थे। मिलने के बाद क्या होता था कि सब्सिडियरी अलायंस में एंटर करना होता था। अगर वो सब्सिडियरी अलायंस में एंटर करते हैं तो ब्रिटिश हैड टू एक्सेप्ट, मतलब जो भी इंडियन रूलर होंगे उनको एक्सेप्ट करना होगा ब्रिटिशर्स से क्या, दैट विद इन हिज टेरिटरी एंड ऑल्सो मीन्स एक्सेप्ट फॉर ब्रिटिश फोर्सेस, मतलब अपने ही किंगडम में ब्रिटिश की आर्मी इनकी सिक्योरिटी देंगे, साथ ही साथ ज़बरदस्ती का, साथ ही साथ और जो इंडियन रूलर थे उनको उसके बदले में उनको पैसा देना होगा मेंटेनेंस के लिए। द रूलर वुड एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज स्टेट। जो रूलर होगा उसको ब्रिटिश रेसिडेंट, मतलब एक पोस्ट थी जो अब इनके पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करेंगे, ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज स्टेट। An Indian ruler who entered into a subsidiary alliance would not enter into any further alliance with any other power, nor would he declare war against any power without the permission of the British. पूरी तरह से देखिए इनको जकड़ लिया। ना ही वो किसी और से पावर अपना शेयर कर सकते हैं, ना ही वो किसी से वॉर कर सकते हैं बिना ब्रिटिश के परमिशन से, अगर एक बार सब्सिडियरी अलायंस में एंटर करेंगे तो। The ruler would not employ any Europeans other than the British, and if he were already doing so, he would dismiss them. तो अब देखिए यूरोपियंस बहुत से थे, फ्रेंच थे, डच थे, पोर्टुगीज़ थे, लेकिन यहाँ पे था कि कोई भी रूलर अपने किंगडम में ब्रिटिश के अलावा किसी भी यूरोपियन को जॉब नहीं देगा। अगर वो दे चुका है तो उसको डिसमिस कर दे। In case of a conflict with any other state, he would agree the resolution decided upon by the British. अगर कोई लड़ाई कहीं होती है तो किसकी सुनेंगे, ब्रिटिश सुन के उसको सॉल्व कर देंगे। In case of a conflict with any other state, he would agree the resolution decided upon the British. In return for the ruler accepting its condition, the company undertook to protect the state from external dangers and internal disorders. So बदले में क्या मिलेगा कि अगर ब्रिटिशर्स के अलावा कोई भी दूसरे कंट्री के लोग उस किंगडम पे इन्वेड करेंगे, आक्रमण करेंगे, तो उनको बचाने के लिए कौन वहाँ खड़ा रहेगा, ब्रिटिश आर्मी। और अगर इंटरनल अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर रूलर आपस में कुछ झगड़ते हैं तो उसको भी सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगा, ये उनको बदले में मिलेगा। If the Indian rulers failed to make the payments required by the alliance, then part of the territory was to be taken away as a penalty. So अगर ये जो पैसा तय हुआ था कि भाई मेंटेनेंस के लिए देंगे, अगर वो दे नहीं पाएंगे तो उसके रिटर्न में उनको पेनल्टी देनी होगी, और पेनल्टी क्या होगी कि उनको अपना टेरिटरी देना होगा ब्रिटिशर्स को। The next is the company army. Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. कोई भी अगर बड़ी एक एक कंपनी है, या आप कह सकते हैं कोई भी अगर कंट्री है, तो उसके पास क्या होता है, इसके आर्म फोर्सेस होते हैं। हमारे इंडिया में 3 तरह के फोर्सेस हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी। उसी तरह हर कंपनी की अपनी क्या होती थी, एक आर्मी होती थी।
सो यहाँ पे क्या था, ट्रेडिशनल आर्मी पहले के टाइम की क्या आर्मी थी, द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी। कैवलरी मतलब सवार बोलते थे, जैसे घुड़सवार होते थे, हाथी सवार। सो ट्रेन्ड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी। सो अगर मुगल टाइम में देखें तो जो उनकी आर्मी होती थी वो पहले होती थी दो तरह से। एक होता था कैवलरी, जो लोग उस टाइम के जो टैंकर्स वैंकर्स, जैसे आज जो कहीं लड़ाई होती है तो टैंकर्स होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, मशीन्स होती हैं मारने के लिए। पहले होता था कैवलरी, जितने भी जानवर होते थे सब आगे होते थे जो सिक्योर करें फोर्स को। दूसरा होता था इन्फेंट्री, दैट इज पैदल फुट सोल्जर्स। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्करी, तीर अंदाजी एंड द यूज ऑफ सोर्ड। सो आपने अक्सर देखा होगा मूवीज वूवीज में कि पहले आगे हाथी घोड़े सारे जानवर होते हैं और पीछे होते हैं जो लोग पैदल चलते हैं। सो दो तरह के लोग होते थे, कैवलरी और इन्फेंट्री। द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स एंड द लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विथ पैदल सोल्जर्स। ज़्यादातर जो लोग लोकल होते थे वो मुगल के साथ ऐड होते थे इन्फेंट्री में। कैवलरी में उन्हीं के मेन लोग होते थे जो काफ़ी ट्रेंड होते थे। Professional soldiers, a change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as a professional soldiers. प्रोफेशनल सोल्जर धीरे धीरे स्टार्ट होने लगे 18th सेंचुरी में, जब मुगल सक्सेसर जो थे औरंगजेब और बहादुर शाह जफर, इन्होंने बुलाना किसको लगा कि पीजेंट्स बुलाने लगे ताकि उनकी आर्मी में ज्वाइन कर सकें। द ईस्ट इंडिया कंपनी adopted the same method when it began recruitment for its own army, which came to be known as Sepoy army from the Indian word सिपाही meaning soldier। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी वही तरीका अपनाया, उन्होंने सिपाही रिक्रूट करने लगा। सिपाही जो वर्ड है, जो हिंदी हमारे इंडियन का वर्ड लिया सिपाही से लिया गया, मतलब सोल्जर। In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. Soldiers were increasingly subject to European style। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो बगल में दिया हुआ है पूरा ड्रेस दिया हुआ है, वो ड्रेस लोगों का बनने लगा और एक यूनिफॉर्म सोल्जर बनने लगे, यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। The East India Company started as a trading company. To further its trading interest, the company started to interfere in local politics and later on to control of local administration. सो यहाँ से दिखता है कि समरी में कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेडिंग करने और धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट बढ़ा हमारे इंडिया के पॉलिटिक्स में और धीरे धीरे इन्होंने कंट्रोल कर लिया हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। थ्रू वेरियस सोशल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस द कंपनी टुक फुल कंट्रोल ओवर 63% ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड 78% ऑफ पॉपुलेशन। धीरे धीरे देखिए कितने ज़्यादा ये अपने हमारे इंडियन टेरिटरी और इंडियन पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर चुके थे। रिमेनिंग पार्ट वॉज अंडर इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से पूरी कंट्री को रूल कर रहे थे, कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब थ्रू बिजनेस, थ्रू ट्रेड, इस तरह से हमारे इंडिया को ये रूल कर रहे थे। सो दिस वॉज द चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इट इज एंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स and we'll discuss question answer afterwards.